नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा सत्र शुरू होते ही विधानसभा का घेराव करने का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और संबल हिंसा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर घेराव करेगी। तो विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान। कांग्रेस की तरफ से अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और संबल हिंसा को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। संबल हिंसा के अलावा कई मुद्दे कांग्रेस की तरफ से गिनाए गए हैं। भ्रष्टाचार, संबल घटना और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। तो 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस और कांग्रेस की तरफ से अजय राय के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेस तैयार है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमन मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, क्या कुछ पूरा मामला है? विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है घेराव करने का। तो पुष्पेंद्र, आज जिस तरीके से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस के विधायक आराधना मिश्रा मोना की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें ये पहले से तय था कि विधानसभा सत्र को लेकर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ऐलान किया है कि 18 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। आपको बता दें कि 16 दिसंबर से ही विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा और 2 दिन बाद कांग्रेस लगभग 23 मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विधानसभा का घेराव करेगी। आपको बता दें कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनमें जो बिजली विभाग का जो निजीकरण हो रहा है, ये अहम मुद्दा है। स्वास्थ्य विभाग में जो व्यवस्थाएं लचर हैं और झांसी मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से आगजनी हुई और 17 नवजात बच्चों की मौत हो गई, संभल और बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई और जिस तरीके से प्रदेश में बेरोजगारी चल रही है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस है। तो रमन, कांग्रेस के साथ क्या इंडिया गठबंधन के नेता भी मौजूद रहेंगे या फिर सिर्फ कांग्रेस की तरफ से ही विधानसभा का घेराव किया जाएगा? आपको बता दें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस थी, कोई संयुक्त कॉन्फ्रेंस नहीं थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। और अजय राय ने जो ऐलान किया है सिर्फ कांग्रेस के लिए किया है। इसमें समाजवादी पार्टी का कहीं से भी कोई अभी लिंक ऐसा सामने नहीं आया है और ना ही कांग्रेस के किसी नेता ने ऐसा कहा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस अकेले इस प्रदर्शन को करेगी और हालांकि समाजवादी पार्टी भी प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन जिस तरीके से सियासी इस समय माहौल बन गया है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, ऐसे में लग नहीं रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में विधानसभा के बाहर या अंदर प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते नजर आएंगी। आपको बता दें, हाल ही में जिस तरीके से सपा नेता तो बयान दे ही रहे थे, जिस तरीके से राहुल और अखिलेश की दूरी संसद में दिखी और अडानी मुद्दे पर सपा कांग्रेस से दूर खड़ी हुई है। आज डिंपल यादव ने ये साफ कर दिया कि वो अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं है। ऐसे में जो वहां की जो खटास है उत्तर प्रदेश में भी दिखना निश्चित है और समाजवादी पार्टी को किस तरीके से टक्कर दी जाए, किस तरीके से उन्हें ये दिखाया जाए कि कांग्रेस पार्टी का भी वजूद अपना बड़ा वजूद है, इसलिए कांग्रेस ने पहले बैटिंग करते हुए सबसे पहले ऐलान कर दिया है, ताकि फिर अगर समाजवादी पहले ऐलान करती तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस का पूरा जो ये सिनेरियो है और जो पूरा इवेंट बनाने के प्लान में है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता।
बिल्कुल रमन, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सपा और कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के अंदर जो मनमुटाव है अब वो दूरी में बदल रहा है और कांग्रेस इसीलिए अब धरातल पर एक्टिव है और एक तरह से समाजवादी पार्टी को भी संदेश देना चाहती है कि अलग होकर कोई फायदा नहीं है और जो विधानसभा का घेराव किया जाएगा उसमें वो पूरी जान झोंकेगी। तो क्या कह सकते हैं कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट गई है इस तरह से? बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले से 2 से 3 हफ्ते के बीच में या फिर उससे आज से 1 महीने पहले चले उपचुनाव के जब सीटों को लेकर मामला था, तब भी कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई सीटें मांगने को लेकर, और जब उसे सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो उसने उपचुनाव से ही दूरी बना ली थी। यानी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक संदेश दिया था कि वो सम्मान से समझौता नहीं करेगी और अब अपनी जितनी भी इकाइयां थी उसे भंग कर कर नई टीम बनाने जा रही है कांग्रेस। यानी ये तय है कि कांग्रेस 2027 से पहले कांग्रेस अपनी पूरी टीम को मजबूत करेगी और मजबूती के साथ 2027 का चुनाव लड़ेगी। अब चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेगी या फिर अकेले लड़ेगी, ये अभी जो कहना है ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि कांग्रेस भी अब अलग राह पर धीरे धीरे से चलने लगी है। चलिए रमन, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में आज कांग्रेस कैबिनेट की बैठक है जिसमें सीईसी की बैठक जारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बैठक होगी शाम 6 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की बैठक है और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की इस बैठक में रणनीति तय होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए यह बैठक बहुत अहम मानी जा रही है और बैठक में कई नेता मौजूद रहेंगे कांग्रेस की तरफ से, जिसमें राहुल गांधी खुद मौजूद रहेंगे और पहली बैठक में 20 से ज़्यादा सीटों पर चर्चा होने की संभावना है। तो कांग्रेस की दिल्ली में आज बैठक है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस की बैठक होनी है जिसमें 20 सीटों को लेकर चर्चा होगी और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ रणनीति बनेगी वो इस बैठक में तय हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस की तरफ से अब क्या कुछ रणनीति बनेगी वो देखने वाली बात है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय चौहान जुड़ चुके हैं। अजय, आज दिल्ली में सीईसी कांग्रेस की बैठक होने वाली है, इसमें क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा होगी और विधानसभा की सीटों को लेकर क्या कुछ अटकलें निकलकर सामने आ रही हैं? अजय, लेकिन उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसमें बेनिफिट भी मिला है। देखिए, आज जिस तरह से सीईसी की जो बैठक है ये अहम बैठक बताई जा रही है, क्योंकि पूरी तरह से कांग्रेस का जो रणनीति है, जो जिस राजनीति थी तो लगातार पूरी तैयारी की गई थी। आज उसका विषय है कि आखिरकार जो विधानसभा में न्याय यात्रा घूमी है उसमें जो कांग्रेस को कितना लोगों का सहयोग मिला है, तो कहीं चढ़ बढ़ का वो उसका भी डाटा रखा जाएगा। जिस तरह से जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पूरी रैली को घुमाया तो उसमें कितना बेनिफिट हुआ। तो देखिए, इसमें कई जो बैठक है इसमें जो पूर्व सांसद मौजूद रहेंगे, कई ऐसे बड़े नेता वहां मौजूद रहेंगे जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। अब देखना है कि वो जो अपनी कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो किस तरह से और किस क्षेत्र से उसको उतारने की कोशिश की जा रही है। अभी 20 से 25 नाम ऐसे सामने आए हैं जो उनको सामने रखा जाएगा ताकि उनके कैंडिडेट चुनाव लड़ सके। तो देखिए, इसमें जो पूर्व शीला दीक्षित मुख्यमंत्री है उनके बेटे को भी यहाँ पर टिकट देने की बात कही जा रही है, उसको भी सीट देने की बात कही जा रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं है आज जो बैठक है वो पूरी तरह से दिल्ली की तैयारी है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी लिस्ट जारी कर रही है कि बीजेपी भी लगातार कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली के अंदर अपना यात्रा चलाने की बात कर रही है। तो देखना यह कि कांग्रेस को अब कितना बेनिफिट मिलेगा ईएस नाम की अगर आज लिस्ट जारी करती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से दिल्ली के अंदर अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारियों में है। बिल्कुल अजय, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार पब्लिक के बीच में जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और कई तरह की खबरें भी उनके सामने आ रहे हैं कि कभी वो ऑटो वाले के घर जाकर खाना खाते हैं। और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है धरातल पर जो जनता को लुभाने की कोशिश की जाए, क्योंकि चुनाव का समय है और सभी पार्टियों की तरफ से जनता के बीच में नेता जाना शुरू कर देते हैं। और अभी इस बैठक में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी और कांग्रेस की तरफ से अब की बार क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं? पुष्पेंद्र, देखिए, कांग्रेस ने जब जो जनता के बीच जो न्याय यात्रा थी उसमें शीला काम को गिनाया गया, उनके विकास की बात कही गई,
कि अगर कांग्रेस थी तो दिल्ली के अंदर ऐसी समस्या नहीं होती जिस तरह से इस समय आम आदमी पार्टी और बीजेपी में एक दूसरे को किसानी की विकास नहीं होने दिया है। लेकिन उस विकास को लेकर जो उतरी है वो कहने का जनता का जो मूड है वो बदलता नजर आ रहा है इस बार, क्योंकि कांग्रेस पर लोग भरोसा दोबारा से फिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कांग्रेस किस तरह से लगी, क्योंकि जिस तरह आम आदमी पार्टी ने अभी महिला जो लड़कियां थी 1000 रुपए देने की बात किया, वो 2100 रुपए देने की बात कही है, वो गरीबों घर में जाकर खाना खा रहे हैं। वहीं ऑटो वालों पर विश्वास किया था, लेकिन वहीं ऑटो वालों ने बीजेपी को भी बहुत बड़ा समर्थन दिया है, जिसमें कहने का आम आदमी पार्टी को इसमें झटका लगा है। अब देखना होगा कि केजरीवाल जो है लोग क्या सवाल करता है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस किस तरह से आगे की रणनीति बना रही है, क्योंकि वो अभी फ्री की कोई ऐसी रेवड़ी नहीं दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली को अगर फ्री दिया जाता है तो कहीं दिल्ली का नुकसान होगा। अब सवाल यह है कि कांग्रेस को जो बहुमत मिला है, देखिए आने वाले समय में क्या लगता है कि बिना फ्री के जो जनता को जो लॉलीपॉप दिए गए पहले, चाहे वो बीजेपी 400 यूनिट दे रही है, आम आदमी पार्टी 200 यूनिट दे रही है, तो सवाल यही है कि आखिरकार जनता किसको चुनेगी। लेकिन न्याय यात्रा से यही आता कि देवेंद्र यादव का कहना है कि जनता हमारे साथ है और इस बार हम कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर बहुमत के आसपास जाएंगे। और उस चीज को लेकर के जो रोड मैप तैयार किया गया है, अगर शाम को 20 कैंडिडेटों के नाम घोषित किए जाते हैं तो कांग्रेस की पूरी तैयारी चुनाव लड़ने की तैयारी है। बिल्कुल अजय, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का पार्ट है। खैर जो भी होगा, शाम 6 बजे कांग्रेस की बैठक होगी, उसमें और जो भी नाम निकल कर सामने आएंगे वो सभी के सामने होंगे। फिलहाल अजय, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबर का रुख करते हैं, जौनपुर से खबर है, अतुल सुभाष की मौत का मामला, सिंघानिया परिवार फरार हो गया है मामले को लेकर। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिंघानिया परिवार फरार हो गया है और अतुल की पत्नी, सास और साले पर एफआईआर हो चुकी है। जैसे ही पुलिस वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची, इस खबर की सूचना मिलते ही सिंघानिया परिवार वहां से फरार हो गया है। तो अतुल आत्महत्या का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। कांड का मामला जो है धीरे धीरे तूल पकड़ता चला जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मृतक के ससुराल में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जौनपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मृतक का जो है ससुराल है और ससुराल के लोग जो है बाइक पर बैठकर फरार हो गए, जो कि उनके भागते हुए जो तस्वीर जो है इंडिया वाइस के कैमरे में कैद हुआ है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे। और मृतक जो है अतुल की जो है ससुराल की एक तस्वीर है घर की, और घर पे ताला लगे हुए हैं। और मृतक के सास और मृतक की पत्नी का भाई जो कि जो है बाइक से डरवश जो है फरार हो गए हैं। चर्चा थी कि देर रात बेंगलुरु की पुलिस जो है उन्हें पकड़ने के लिए आएगी, उनसे पूछताछ करेगी, लेकिन उनके भागती हुई तस्वीर इंडिया वाइस के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार जो है बेंगलुरु के जो है अतुल सुभाष आत्महत्या का मामला जो है सुर्खियों में बना। हालांकि अब जो है पुलिस के जांच के बाद ही क्या जो है घटना के पीछे क्या राज है वो जल्द जो है पर्दाफाश होगी। जौनपुर से विवेक कुमार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक कुमार जुड़ चुके हैं। विवेक, आपने तस्वीर खुद ये कैद की है, जैसे ही उनका परिवार भागता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब पुलिस वहां पर जांच के लिए पहुंची, आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है और क्या कुछ अपडेट अभी तक आपके पास है? पुष्पेंद्र, इस वक्त हम मौजूद है निशिका सिंघानिया के खुद आवास पर, जो कि मृतक सुभाष अतुल के जो है ससुराल है। कल तक तस्वीर कुछ और थी, लेकिन आज की तस्वीर आपको हम दिखाना चाहिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है घर के बाहर ताला लगे हैं। कल रात जो है और निशिका सिंघानिया के माँ और उसके भाई जो है घर पर ताला लगाकर फरार हो गए थे। और अतुल सुभाष ने जो वीडियो जारी किया था, वीडियो जारी में निशिका सिंघानिया की माँ है, भाई है और खुद पत्नी पर आरोप लगाया था। लेकिन जिस तरह से जो है चर्चा थी कि बेंगलुरु की पुलिस जो है पहुंचेगी, उसी के डर से जो है निशिका सिंघानिया के परिवार वाले फरार हो गए। हालांकि पुलिस की जांच के बाद ही हो पाएगा अतुल सुभाष की मौत का जिम्मेदार कौन है। तो विवेक, आपने यहाँ के लोगों से कुछ जानने की कोशिश की, क्योंकि ये कैसा परिवार था और जिस हिसाब से अतुल सुभाष ने आरोप लगाए थे, उन आरोपों को लेकर जो आसपास के लोग हैं, आपने उनसे जानने की कोशिश की? बिल्कुल, जो है यहाँ के लोगों से हमने पूछा, उन्होंने कहा निशिका सिंघानिया के परिवार के लोग जो मोहल्ले से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। और बीते जून महीने में निशिका सिंघानिया जो है जौनपुर आई थी और उसके बाद जो है परिवार के लोग से कुछ बातचीत नहीं थी। लेकिन परिवार के लोग कहना है कि शादी 2019 में हुई थी, उसके बाद जो है दोनों में विवाद चल रहा था। मामला जौनपुर अदालत में भी था और निशिका सिंघानिया के वकील से हमने कल बात किया। उन्होंने बताया कि निशिका सिंघानिया जो है और डिवोर्स को लेकर तमाम जो है धारा 125 यानी मेंटेनेंस
का जो है मुकदमा दर्ज कराया था। अतुल सिंघानिया जो है अब वीडियो में कुछ कहते हुए दिखाई दिए कि हमारे पैसे से ही हमारे दुश्मन मजबूत हो रहे हैं। और एक जो है टॉपिक थी जिससे दिल दहलाने वाली टॉपिक थी, अतुल सिंघानिया ने कहा कि हमारे बेटे से जो है मिलने नहीं दिया जा रहा है। और अतुल सिंघानिया ने अपनी वीडियो में ये भी कहा था कि अगर मैं मरता हूं तो मेरी बॉडी को जो है जौनपुर अदालत के गटर से बाहर फेंक दिया जाए। सिस्टम पर भी बड़ा सवाल खड़े किया था जी। बिल्कुल विवेक, क्योंकि जो ये पूरा मामला है, ये मामला इतना बढ़ चुका है, पूरे देश की निगाहें इस मामले पर बनी हुई हैं। क्या कुछ जो अतुल की पत्नी है उस परिवार की तरफ से किसी तरह का बयान सामने आया है? क्योंकि कई मीडिया पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की थी तो दोबारा से अतुल पर आरोप मढ़े गए थे। वहीं जो अतुल का साला है उसने भी जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। और देखिए पुष्पेंद्र, बीती रात जो है नितिका सिंघानिया की माँ उसके जो है भाई सामने बातचीत करने का प्रयास किया तो मीडिया कैमरे के सामने भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन आज जो है नितिका सिंघानिया के बड़े पिताजी ने मीडिया के कैमरे के सामने आके बयान दिया। उनका कहना है कि जल्द नितिका जो है मीडिया के कैमरे के सामने आकर अपना बयान देगी। अब देखने वाली बात होगी नितिका सिंघानिया क्या बेंगलुरु में जाती है बयान देने के लिए, क्या जौनपुर आती है। लेकिन बेंगलुरु पुलिस जो है कुछ ही घंटों के बाद जो है जौनपुर पहुंचने की संभावना है। फिलहाल देखने वाली बात होगी और नितिका सिंघानिया को लेकर, केस को लेकर जो है परिवार को लेकर क्या जो है बात सामने आती है तो जांच का विषय है जी। नहीं विवेक, बेंगलोर से पुलिस जौनपुर आती है तो क्या जौनपुर पुलिस के साथ मिलकर आगे की कार्रवाई अभी किस तरह से की जा रही है? उनके परिवार को ढूंढने की कोशिश नहीं की जा रही या फिर कोर्ट के द्वारा जो मुकदमा है वो दर्ज करके आगे की कार्रवाई होगी? और देखिए जो बेंगलुरु पुलिस से मिलेगी उसके बाद जो है फिलहाल जो है इस वक्त जो जहाँ मौजूद है घर के हैं और नितिका के जो है चाचा हैं और बड़े पिताजी हैं उनके घर यानी कि करीबियों पर जो है और नितिका के पूछताछ की जा सकती है जो चर्चा है। हालांकि देखने वाली बात जो है और यहाँ भी नितिका के घर के पास मीडिया के साथ जो है जमावा लगा हुआ है और रात से ही जो है खड़ी हुई है बेंगलुरु पुलिस। और फिलहाल देखने की बात होगी बेंगलुरु पुलिस जो है क्या कर रहे हैं। क्योंकि विवेक कई तरह के खुलासे हुए थे। एक खुलासा यह भी हुआ था कि अतुल पर जो दहेज का भी मामला दर्ज किया गया था, 10 लाख रुपए के आरोप लगाए गए थे। तो सफाई के तौर पर यही उस लेटर में किया गया था जो उन्होंने 1 घंटे की वीडियो बनाई है। उसमें भी साफ तौर पर था कि मैं 80 लाख रुपए महीने के कमाता हूं तो 10 लाख की डिमांड मैं अपनी पत्नी से आखिर क्यों करूंगा। और कई तरह के बयान और सवाल थे उसमें कि मेरे मरने के बाद जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे माँ बाप को कस्टडी दी जाए। तो इन पूरे आधार पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है या फिर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? और देखिए मामला जो है कोर्ट में था, अतुल की तरफ से लोकल थाने में भी नहीं, लेकिन ये अतुल की अध्यक्षता ने कहा थी और जो है 125 को लेकर जो है बेहोश को लेकर था। और आप किसी दुश्मन की बात की तो अतुल ने अपने बयान में कहा था। हालांकि मामला कोर्ट लेकिन बाद में अतुल की अध्यक्षता कहना है कि नितिका के परिवार वाले यानी परिवार वाले जो है भाग रहे हैं। चलिए विवेक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबर लखनऊ से है जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में आगजनी की घटना को लेकर एक्स पर ट्वीट कर सरकार को घेरा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में घपले से बनी बीजेपी की सरकार सत्ता में आते ही संविधान की प्रतिकृति तोड़ने का दुस्साहस किया जा रहा है। ये किसके इशारे पर हुआ? जांच होनी चाहिए। संविधान का ये अपमान नहीं सहेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा। महाराष्ट्र में आगजनी की घटना पर अखिलेश ने सरकार को घेरा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो सरकार बनी है उसको सरकार को आते ही अब प्रतिकृति तोड़ने का दुस्साहस बीजेपी सरकार करने लगी है। महाराष्ट्र में घपले से बीजेपी की सरकार बनी है। अखिलेश यादव ने कई तरह के आरोप अब लगाए हैं। तो महाराष्ट्र में आगजनी की घटना को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि घपले से वहां पर बीजेपी की सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद अब बीजेपी दुस्साहस वहां पर कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ पूरा मामला है? एक्स पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार को घेरा है। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, अगर बात करें महाराष्ट्र में संविधान की प्रतिकृति तोड़े जाने को लेकर तो महाराष्ट्र में बवाल हो गया है, आगजनी हुई है और कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से अगर इस बवाल के बाद की बात करें तो
महाराष्ट्र की सरकार एक्शन मोड में भी है, करीब 40 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। लेकिन इस सबके बीच महाराष्ट्र के बवाल की आंच अब यूपी की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बसपा प्रमुख मायावती ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए साथ ही साथ संविधान की प्रतिष्ठा की रक्षा को लेकर बड़ा बयान दे डाला। उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा बयान दिया और बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर देने वाला बयान सपा प्रमुख अखिलेश यादव का है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर पोस्ट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में घपले से बनी बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान यही सब देखने को मिलेगा और साथ ही साथ सवाल भी दागा है कि आखिर बीजेपी की सरकार में किसकी हिम्मत हुई जिसने संविधान के प्रतिष्ठा तोड़ा और संविधान का अपमान किया और साथ ही साथ जिस तरह से वहां जो घटना हुई उसके पीछे जिम्मेदार कौन है और किसके इशारे पर संविधान की प्रतिकृति तोड़ी गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का इशारा साफ है कि यहाँ पर बीजेपी और उनके जो नेता हैं वह अमन चैन जो है कहीं न कहीं तोड़ना चाहते हैं और साथ ही साथ यह भी कहने की कोशिश की है कि जिस तरह से संविधान का सम्मान होना चाहिए। चलिए आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिए। जिस तरह अखिलेश यादव ने एक्सपर्ट ट्वीट करके सरकार को घेरा है और कई तरह के आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं। फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां अपार्टमेंट सील करने के दौरान परिवार भी हो गया। बता दें कि एलडीए की कार्रवाई से जुड़ा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां अपार्टमेंट सील करने के दौरान परिवार भी उस अपार्टमेंट में बंद हो गया। बिल्डिंग के अंदर एलडीए ने हार्ट पेशेंट को सील कर दिया। वहीं पत्नी ने बताया कि उसने एलडीए अफसरों को फ्लैट में होने की जानकारी दी थी। तो एलडीए की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अपार्टमेंट सील करने के दौरान परिवार भी अपार्टमेंट के अंदर बंद हो गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ पूरा मामला है? एलडीए की लापरवाही सामने आई है, जहां पर फ्लैट सील करने के दौरान उन्होंने परिवार को ही बंद कर दिया। जी बिल्कुल, पुष्पेंद्र, पूरा मामला राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज का है, जहां पर खालिद नाम का शख्स अपने परिवार के साथ एक मकान में रहता है और एलडीए की टीम पहुंचती है, उसे बाहर जाने के लिए कहती है। उस दौरान जो है साफ तौर पर जो खालिद है उनकी पत्नी ने कह दिया कि उनका पति यानी कि खालिद हार्ट पेशेंट है और वह इस समय घर खाली नहीं कर सकता। बावजूद इसके एलडीए के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने जबरन खालिद और उसकी पत्नी को मकान के सील किया और अंदर जो है बंद कर दिया और 4 घंटे तक यह परिवार पूरी तरह से कैद रहा। उसका बेटा जो है स्कूल से पहुंचता है, वह भी बाहर खड़ा रहा। तो कहीं न कहीं यह शर्मनाक जो वीडियो है और करतूत है एलडीए की, यह सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। हालांकि 4 घंटे बाद एलडीए के अफसर और कर्मचारी पहुंचे, लोगों को बाहर निकाला और यह सफाई दी कि यह बिल्डिंग पहले से ही सील थी और इसका सील तोड़कर खालिद और उसकी पत्नी और बच्चे जो है उसमें रह रहे थे। चलिए आसिफ, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह एलडीए ने कार्रवाई की है उसमें लापरवाही देखने को मिली है। फिलहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने संभल बवाल पर एक्स के जरिए एक बड़ा बयान दिया है। बर्क ने कहा कि संभल से एक तल्ख हकीकत सामने आ रही है। 5 मुसलमानों की जान लेने के बाद भी मुस्लिम मोहल्ले में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। इंसाफ दिलाने के बजाय मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेलों में डाला जा रहा है और उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने सरकार को घेरा है। कहा है कि मुस्लिम मोहल्ले में जबरदस्ती बुलडोजर चलाया जा रहा है और मोहल्ले में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। खबर झांसी से है, जहां झांसी कोतवाली थाना क्षेत्र के सुपर कॉलोनी ऑनलाइन दीनी तालीम देने वाले मुफ्ती खालिद नदवी के यहां एनआई की टीम ने छापा मारा।
10 घंटे तक लगातार टीम दस्तावेज खंगाले और तमाम जानकारी जुटाई और उसके बाद खालिद नदवी को हिरासत में ले लिया गया है, जिसके बाद आसपास और मोहल्ले के लोगों ने घेराबंदी करके नदवी को पुलिस के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की और घेराबंदी करके खड़े हो गए। एनआईए की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। ऑनलाइन दीनी तालीम देने वाले मुफ्ती खालिद को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।